नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और एनसीईआरटी 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की किताब जो हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं आज, उसमें क्लास नंबर 10 है, नेशनलिज्म चैप्टर 7 है। और इसके बाद केवल एक चैप्टर सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता पर आएगा। और उसके साथ ही 11th क्लास वाला जो पॉलिटिकल साइंस का हमने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें एक जो पेपर है या एक जो किताब है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद इस पर आधारित हम 100, 150, 200 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम राष्ट्रवाद पर। ये अध्याय 7 है, राष्ट्रवाद। वैसे तो राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द है जो हम सभी कभी ना कभी सुनते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं या उसको जानने का प्रयास करते हैं। मूल रूप से प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद एक शब्द तो है, लेकिन शब्द से कहीं ज़्यादा ये एक विचार है, एक समर्पण है, एक भावना है और एक ऐसा मूल्य है जो कहने सुनने से भी ज़्यादा, समझने और समझने से भी ज़्यादा महसूस करने का विचार है। जिस समय हम लोग विवेकानंद जी के बारे में पढ़ते हैं या अरविंद घोष के बारे में पढ़ते हैं या रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं, उस समय ये जो राष्ट्रवाद है ये एक मानवीय दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। चूँकि हमारे सिलेबस में अरविंद घोष का जो टॉपिक शामिल भी है इंडियन थिंकर्स में, और अरविंद घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और एक ऐसा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद जिसमें वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद जो है या जो राष्ट्र है वो मात्र कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भूखंड नहीं है, बल्कि ईश्वर के पास से आया हुआ ये एक विशेष प्रकार का धर्म है। और राष्ट्रवाद जो है वो सच्ची मानवता, मानवता की सेवा करने से रिलेटेड है, राष्ट्र की सेवा करने से रिलेटेड है। त्याग, तपस्या, बलिदान का जो संदर्भ है वो राष्ट्रवाद के साथ जुड़ता है। फिर पूरी जो वैश्विक व्यवस्था है उसके अंतर्गत जब हम राष्ट्रवाद को देखते हैं तो इसे नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। वैसे मूलतः राज्य और राष्ट्र ये दो अलग अलग शब्द हैं, जहां राज्य का जो अर्थ है वो एक भौगोलिक प्रकार की या एक भौतिक प्रकार की, एक आर्थिक प्रकार की और एक प्रशासनिक प्रकार की जो संरचना है उससे होता है, जिसे हम स्टेट कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेशन या जो राष्ट्र है वो एक प्रकार का सांस्कृतिक, वैचारिक और भावनात्मक प्रकार की इकाई है। तो दोनों का जो आधार है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, लेकिन दोनों में इंटरेक्शन होता है, दोनों ही जो है एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होती हैं। इसलिए 1648 की जो वेस्टफेलिया ट्रीटी थी, जो आईआर में अपने क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, वहाँ से प्रभुसत्ता संपन्न नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्यों का जो विचार है वो शुरू हुआ था। क्योंकि यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ था और वहाँ से एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो शक्ति संतुलन की अवधारणा थी उसको बल मिला। और शक्ति संतुलन का विचार आगे जाकर फिर 1815 में कंसर्ट ऑफ जो वियना है, वियना कंसर्ट या कंसर्ट ऑफ यूरोप जिसको बोलते थे कई बार, वहाँ से फिर वो शक्ति संतुलन का विचार प्रस्तुत हुआ, जो 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद की बात थी। खैर, हम आईआर में इनकी बात करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि राष्ट्र जो शब्द है वो मात्र एक शब्द नहीं है, एक विचार है, एक समर्पण है, एक भावना है। इसमें देशभक्ति का मूल्य शामिल होता है, राष्ट्र के प्रति त्याग, समर्पण का मूल्य शामिल होता है, इसमें मानवता के प्रति जो हमारा उदार दृष्टिकोण है वो शामिल होता है। और भारत की जब भी हम बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रवाद तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम का जो आदर्श है कि पूरा जो संसार है वही एक मनुष्यों का जो परिवार के समान है, इसलिए सभी की जो निष्ठा है, सभी की जो मूल्य है वो मानवता के प्रति सर्वोपरि होते हैं। ये भारत के राष्ट्रवाद की एक व्यापक रूप से परिभाषा है। लेकिन फिर भी चैप्टर के लिहाज से चूंकि हमें पढ़ना है तो हम उन विषयों पर यहाँ बात करने जा रहे हैं, कुछ 15, 18, 20 स्लाइड्स में जो हमारे इस वाले चैप्टर में दी गई हैं। तो हम यहाँ शुरू कर लेते हैं। पहले तो दो स्टेटमेंट है महत्वपूर्ण। एक तो राष्ट्रवाद पर रविन्द्रनाथ ठाकुर की समालोचना, ये एक बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पर, और उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जो है क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे कैसा एग्जाम में आ सकता है। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थली तो मानवता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो मानव धर्म से बहुत ज़्यादा जो हैं प्रेरित हैं, और सार्वभौमिकतावाद या जो विश्व बंधुत्व का विचार है या जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विचार है उस पर वो बहुत अधिक बल देते हैं। फिर जो नेक्स्ट जो हमारा संदर्भ है यहाँ नेहरू का स्टेटमेंट है, जो नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी, बहुत बेहतरीन किताब रही, और भारत की कहानी, और इस पर एक सीरियल भी वर्षों पहले भारत एक खोज के रूप में आया, श्याम बेनेगल साहब ने उसको जो है डायरेक्ट किया, और बेहतरीन सीरियल था, दूरदर्शन पे आया करता था। अभी भी यूट्यूब पर जो है उसके कुछ वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं, वो आप कभी देख सकते हैं। उसमें पूरा भारत के जो राजनीतिक इतिहास रहा, राजवंशीय इतिहास से लेकर के और फिर ब्रिटिश काल तक का, वो सारा एक जो चित्रण है सभ्यता के विकास, प्रारंभिक विकास क्रम से, वहाँ उन्होंने बताया है। तो इसमें किताब भी है, बहुत अच्छी, पढ़नी चाहिए। हालांकि बाहरी रूप में वो कहते हैं, बाहरी रूप में लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, लेकिन हर जगह एकात्मकता की
यह जबरदस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक साथ छोड़े रखा। यहाँ एकात्मकता का मतलब है एक होने का भाव, और भले हमारे जीवन में विविधता है, वैसे भी हम पढ़ते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का आदर्श है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता की हम बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हम सामाजिक संस्कृति की बात किया करते हैं। और चाहे हमें जिस भी प्रकार का राजनीतिक भविष्य या दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो, लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। तो राष्ट्रवाद को लेकर नेहरू ने भी इस प्रकार का जिक्र किया। अरविंद घोष की मैंने बात की, विवेकानंद का संदर्भ है, राष्ट्रवाद पे बड़ी गजब की जो है इनका चिंतन हमें मिलता है। अब यहाँ हम देखते हैं राष्ट्रवाद का परिचय है। पिछले 2 सदियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसने इतिहास रचने में योगदान किया। क्योंकि विश्व पटल की बात हो रही है, जो क्योंकि हम पॉलिटिकल थियरी पढ़ रहे हैं, हम केवल भारतीय राजनीति गत्यात्मक का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इसलिए राष्ट्रवाद एक थ्योरी का के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है। और जब अवधारणा की हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो विश्व पटल पर आधारित होता है। इसने उत्कृष्ट निष्ठाओं के साथ साथ गहरे विद्वेषों को भी प्रेरित किया है। देखिए, राष्ट्रवाद में मजेदार बात यह है कि राष्ट्रवाद जहां समर्पण का भाव है, वहीं समर्पण के साथ साथ इसमें एक प्रकार का जो है कठोरता का भी समावेशन देखा जाता है। एक कट्टरता का भी इसमें कई बार समावेशन हो जाता है, कभी कभी इसमें संकीर्णता का समावेशन भी हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी कहा कि एक मूल्य है, एक महसूस करने का विचार है, एक भावना है, और जो भावना है वो मनोवेगों को, उद्वेलनाओं का काम करती है। ये लोगों को जोड़ती भी है तो लोगों को तोड़ने का भी काम कर देती है। भावनाएं है ना, क्योंकि भावनाएं बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इमोशन क्या करती है? इमोशन ही है जिसकी वजह से व्यक्ति किसी विचार के लिए, किसी व्यवहार के लिए, किसी व्यक्तित्व के लिए मरने को या मारने को तैयार हो जाते हैं ना। तो राष्ट्रवाद यहाँ किताब क्या कह रही है कि इसने निष्ठाओं को, कमिटमेंट्स को प्रस्तुत किया, साथ साथ इसने गहरे विद्वेष यानी ईर्ष्या, द्वेष, संघर्षों को भी प्रस्तुत किया। इसने जनता को जोड़ा है तो विभाजित भी किया है। ठीक है, ये राष्ट्रवाद ऐसा थॉट है। देखिए, फिर इसने अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने में मदद की, तो इसके साथ ही साथ ये विरोध, कटुता और युद्धों का कारण भी बना है। अभी जैसे विश्व पटल पे हम अभी अरब इजराइल संघर्ष देखते हैं पिछले 1945 से लगातार। आप देखिए पिछले 8 दशक हो गए, 7 दशक से ऊपर का समय हो गया, और ये लगातार जो है संघर्ष रहा है। तो वहाँ जब भी हम बात करते हैं तो अरब राष्ट्रवाद और इजराइल की बात करते हैं तो यहूदी राष्ट्रवाद वहाँ शामिल हो जाता है। या जब हम क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक जो संदर्भ लेते हैं संघर्ष का, तो सभ्यताओं के संघर्ष की बात करते हैं तो इस्लामिक राष्ट्रवाद बनाम ईसाई राष्ट्रवाद का वहाँ संदर्भ आ जाता है। तो नेशनलिज्म जो है ये विचार ही इस प्रकार का है। साम्राज्य और राष्ट्रों के ध्वस्त होने का भी यह एक कारण रहा है। आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के यूरोप में इसने कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे जर्मनी, इटली का पुनर्गठन है। हमें जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में मैकियावेली को हम लोग पढ़ते हैं 15वीं सदी में, जब मैकियावेली 15वीं-16वीं सदी में मैकियावेली अपने थॉट देते हैं, और उस थॉट के साथ वो राष्ट्र राज्यों को गढ़ने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करते हैं। इटली के लिए वो एक ऐसे निरंकुश और शक्तिशाली शासक का समर्थन करते हैं अपनी रचना द प्रिंस के माध्यम से, जो इटली के विभाजित साम्राज्य को एक कर सके और इटली के विभाजित जनमानस को भी एक कर सके। 2 बातें, इटली का विभाजित साम्राज्य जो 5 भागों में विभक्त था, नेपल्स में, मिलान की डची में, फ्लोरेंस में, वेनिस में और रोमन साम्राज्य में, ये जो 5 भागों में विभक्त था उसको एक कर दे, और इटली का जो समाज था तत्कालीन वो भी गहरे विद्वेष और ईर्ष्या का शिकार हो रखा था, उसको भी एक कर दे, ताकि इटली पर जो पड़ोसी राष्ट्र हमला कर रहे थे या जो इटली में संघर्ष हो रहे थे वो खत्म हो सके। तो मैकियावेली की आकांक्षा बहुत वर्षों बाद पूरी हुई। कैबूर, मैजिनी, गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली में, और जर्मनी में जो है वो बिस्मार्क के नेतृत्व में पूरी हुई। तो ये एकीकरण हुआ और सुदृढ़ीकरण की इस प्रक्रिया के जरिए हुआ। तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रों के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। नए राष्ट्रों के लोगों ने एक नई राजनीतिक पहचान अर्जित की जो राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर आधारित थी। इसको मैंने बॉक्स में बना दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भी हिस्सेदार रहा। इसने यूरोप में 20वीं सदी के प्रारंभ में ऑस्ट्रियाई और हंगरी और रशियन साम्राज्य तथा इसके साथ साथ एशिया अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन के मूल में राष्ट्रवाद था। बिल्कुल जैसे हम भारत के भी राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस समय कहते हैं कि 18वीं 19वीं सदी में भारत में जो राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे, और राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसमें कई कारण रहे, और उन कारणों की वजह से जो राष्ट्रवाद प्रस्तुत हुआ उसने संस्थाओं को जन्म दिया, उसने क्रांतिकारियों को जन्म दिया, उसने विचारकों को जन्म दिया, उसने संघर्षशील लोगों को जन्म दिया, और उसकी वजह से जो भारत का औपनिवेशिक संघर्ष है बड़े पैमाने पर हुआ। गांधी के आगमन के बाद वो जन आंदोलन के रूप में प्रस्तुत हो गया। तो राष्ट्रवाद जो है उसने विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने में भी योगदान दिया। भारत तथा अन्य पूर्व उपनिवेशों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के संघर्ष भी राष्ट्रवादी संघर्ष थे। ये संघर्ष विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र राष्ट्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से प्रेरित रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है। अब ये राष्ट्र को थोड़ा सा परिभाषित करने पर निकले हैं कि राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है,
लेकिन यह मानव समाज में पाए जाने वाले दूसरे जो समूह और समुदाय हैं उनसे अलग है, जैसे कि परिवार से अलग है, जनजाति, जाति और अन्य सगोत्रीय समूह से अलग है, जो रक्त और वंश परंपरा पर आधारित होते हैं, ये उन सबसे भी अलग है। राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को सीधे तौर पर न कभी जान पाते हैं, ना ही उनके साथ वंशानुगत नाता जोड़ने की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूहों द्वारा किया जाता है जो कुल या भाषा, वंश परंपरा मतलब कुल या भाषा या धर्म या फिर जातीयता जैसी निश्चित पहचान के सहभागी होते हैं, लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में है ही नहीं जो सभी राष्ट्रों पर समान रूप से मौजूद हो। इसलिए मैंने कहा कि आज का जो हम राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं ये हम भारतीय संविधान या भारतीय राज व्यवस्था के संदर्भ में नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, अरब का उदाहरण दिया, यहूदी राष्ट्रवाद का, इस्लामिक राष्ट्रवाद, ईसाई राष्ट्रवाद, फिर बहुत मुक्ति संघर्ष है, जर्मनी का, इटली की हमने बात करी। तो राष्ट्रवाद कई प्रकार के विचारों से प्रेरित होता है। फिर हमने भारतीय चिंतन की बात की कि राष्ट्रवाद के साथ साथ मानवता का विचार या विश्व बंधुत्व का विचार या सार्वभौमिकतावाद का जो विचार है, सार्वदेशिकतावाद का जो विचार है, ये भी इसके साथ साथ दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसमें, तो राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है। काल्पनिक समुदाय होता है राष्ट्र, और जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है। ये शब्द अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, महत्वपूर्ण शब्द है। जो इसके सदस्य हैं उनके सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के जो सहारे एक सूत्र में बंधा होता है, यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए गढ़ते हैं जिससे वे अपनी पहचान कायम करते हैं। तो राष्ट्र में एक बड़ी बात आती है पहचान, या हम जिसे बोलते हैं मान्यता का प्रश्न, है ना। राष्ट्र में जब लोग रहते हैं तो उनके साथ एक मान्यता या पहचान का प्रश्न जुड़ा होता है, जो संवैधानिक कानूनी भी हो सकता है और जो एक विशेष प्रकार की सांस्कृतिक जो विशिष्टताएं हैं उस पर भी वो आधारित हो सकता है, ठीक है। और इसी वजह से लोगों में एकीकरण का भाव या अलगाव की जो भावना है वो दोनों ही वहाँ पैदा हो सकती है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम जब कुछ चुनौतियों की बात करेंगे संविधान पढ़ते समय, क्योंकि अब जो है ये 1-2 दिन में कंप्लीट होने जा रहा है, उसके बाद हमारा संविधान और राज्य व्यवस्था वाला एनसीईआरटी का जो है चैप्टर शुरू हो जाएंगे। आप सभी लोगों को जुड़ना है उन क्लासेस में भी, इन्हीं क्लासेस की तरह। तो वहाँ हम देखेंगे कि जब गत्यात्मकता पढ़ते हैं भारतीय राजनीति की, तो राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियां हम पढ़ते हैं और उस चुनौतियों में अलगाववाद का हम विचार पढ़ते हैं। तो वो यही देखने में आता है कि उसमें एक राष्ट्र के भीतर रहने वाले जो विविध मानव समूह है उसमें कुछ मानव समूह अपने आप को इग्नोर्ड फील करते हैं, दूसरे मानव समूहों के साथ वो जुड़ाव पहचान नहीं कर पाते हैं, है ना। वो अपनी मान्यता पहचान को लेकर जो है थोड़ा सा आशंकित रहते हैं, सशंकित रहते हैं, उनमें एक डर का, अविश्वास का, भय का माहौल होता है और इसको दूर करने के लिए वो कई बार जो है संघर्ष और कई बार हिंसक प्रकार के जो संघर्ष वो प्रस्तुत कर देते हैं, वो अलगाववाद की कैटेगरी में आ जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें राष्ट्रवाद कैसे आता है उसको लेकर कुछ शब्द बताए हैं इसमें जो पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन दे सकता है कि राष्ट्रवाद से निम्न में से कौन कौन सा विचार संगत है, कौन सा असंगत है। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा ना, देखिए बहुत आसान हो जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो साझा विश्वास, एक जो है पार्टनरिंग बिलीफ सिस्टम जो है वो क्रिएट होना चाहिए। कैसे? पहला है राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है, बिल्कुल राष्ट्र विश्वास के जरिए बनेगा। बिलीफ, ट्रस्ट, किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संज्ञा देना उनके शारीरिक विशेषता में आचरण पर टिप्पणी करना नहीं है। ये समूह के भविष्य के लिए एक सामूहिक पहचान और दृष्टि का प्रमाण है जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी है ना। ये एक समूह है, जैसे मैंने बताया कि इजराइल की जब बात हुई, एक अपन ने यूट्यूब पे एक 10-15 मिनट का वीडियो बना रखा है बाल्फोर घोषणा पत्र का, जो इजराइल के निर्माण का सबसे पहला आधारभूत डॉक्यूमेंट माना जाता है, बाल्फोर घोषणा पत्र। तो वो यहूदी राष्ट्रवाद की एक प्रारंभिक झलक जो है वहाँ से मिलती है, जहाँ से ब्रिटेन के द्वारा जो घोषणा की गई और उस घोषणा के माध्यम से उस घोषणा को कालांतर में जो है पश्चिमी समाजों के द्वारा स्वीकार किया गया, प्रचारित किया गया और फिर वो जो है इजराइल के निर्माण के लिए एक आधारभूत जो है डॉक्यूमेंट के रूप में उसको प्रस्तुत कर दिया गया। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम रहता है जब उसके सदस्यों को विश्वास हो जाए कि वो एक दूसरे के साथ हैं। यही जो है लोगों में समर्पण का भाव लाता है, जोड़े रखने का भाव लाता है। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसमें, तो दूसरा बिंदु है इतिहास। तो पहला बिंदु तो हो गया साझा विश्वास, दूसरा हो गया इतिहास। दूसरा, जो लोग अपने को एक राष्ट्र मानते हैं उनके भीतर अपने बारे में बहुधा स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। जैसे हम भारतीय उपमहाद्वीप की जब बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसमें हम भारत की बात करते हैं, उसमें जो सांप्रदायिक घटनाक्रम हो जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान के इतिहास की बात करते हैं। फिर 71 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो बांग्लादेश की बात करते हैं। फिर भारतीय उपमहाद्वीप के ही साथ जो जुड़े हुए म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, नेपाल, भूटान, इनका हम जिक्र करते हैं तो उनके इतिहास को हम पढ़ते हैं। जैसे आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ते हैं और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध और उसमें विवादों को पढ़ते हैं, जैसे भारत और नेपाल पढ़ते हैं, तो भारत नेपाल संबंधों में जब विवाद की बात हम करते हैं तो कुछ भू क्षेत्रों को लेकर हम विवाद देखते हैं। कालापानी जो विवाद है, लिपुलेख, लिपियाधुरा
का जो क्षेत्र आता है, तो वो हम उस समय जब पढ़ते हैं तो हम ऐतिहासिक खगोली की जो संधि है वहाँ से उस घटनाक्रम को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जहाँ जो है सीमा रेखाओं के निर्धारण पर प्रारंभिक रूप से बातचीत की गई, प्रारंभिक रूप से प्रयास शुरू हुए। या श्रीलंका भारत के जब संबंधों की हम बात करते हैं तो वहाँ का जो सिंहली राष्ट्रवाद और वहाँ जो तमिल राष्ट्रवाद और उनके मध्य का संघर्ष और तमिल मूल के लोगों की एक सजातीयता या उनका पहचान का भारत के जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ के तमिल वर्ग से उनका जुड़ाव, ये चीज़ें वहाँ दिखाई देती हैं। राष्ट्र खुद को इस रूप में देखते हैं जैसे वे बीते अतीत के साथ साथ आगत भविष्य को समेटे हुए हैं। फिर वे देश की स्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करने के लिए साझी स्मृतियों, किंवदंतियों, कहावतें, कुछ कहानियां और ऐतिहासिक अभिलेखों की रचना के जरिए अपने लिए इतिहास बोध निर्मित करते हैं। आजकल तो इस विषय पर जब से सोशल मीडिया का चलन हुआ, आजकल तो इस विषय में बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार, बहुत सारे लेखक, बहुत सारे विद्वान और मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आज इस प्रकार की जानकारी देते रहते हैं। अब वो जानकारी कितनी सटीक है, कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो आप खुद प्रमाण देख सकते हैं। वो रिसोर्स अगर बताते हैं किताबों के, कुछ प्रमाणिक आधारभूत दस्तावेजों के, वेबसाइट्स के कुछ प्रमाणिक, तो ठीक बात है ना। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। तीसरा है भू क्षेत्र। जैसे स्टेट के लिए तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, 4 बातें होती हैं, है ना, तो उसमें तो भू क्षेत्र की प्रारंभिक बात होती है। तो तीसरा है बहुत सारे राष्ट्रों की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी है। किसी खास भू क्षेत्र पर लंबे समय तक साथ साथ रहना और उससे जुड़े साझे अतीत की यादें लोगों को एक सामूहिक पहचान का बोध कराती है। जैसे अभी मैंने कहा भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है एशिया में भारत और भारत का जो दक्षिण एशिया वाला जो सारा का सारा क्षेत्र है जिसमें सार्क के सदस्य हैं, इस सभी को हम भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में, क्योंकि भारत का भौगोलिक जो क्षेत्र है, भू क्षेत्र इतना विशाल का, इतना बड़ा है कि दक्षिण एशिया के सभी जो राष्ट्र हैं उनकी सीमाएं भारत से अनिवार्य रूप से लगती हैं। नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, समुद्री सीमा, श्रीलंका, मालदीव की सीमा, तो ये सभी की सीमा, भले उनकी सीमाएं आपस में लगे ना लगे, लेकिन भारत से उनकी सीमाएं लगती हैं। तो ये भू क्षेत्र का संदर्भ है। इसको आजकल आईआर के संदर्भ में हम भू राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उसके रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, जियोपॉलिटिकल। ये उन्हें एक होने का एहसास भी देती है, चूंकि एक ही भू क्षेत्र पर एक से अधिक समूह का दावा हो सकता है, लिहाजा ग्रह भूमि की आकांक्षा दुनिया भर में संघर्ष का एक बड़ा कारण रही है। ग्रह भूमि, जो अभी मैंने बात करी आपसे, यहूदी जो संघर्ष है जो पश्चिम एशिया में, वहाँ ग्रह भूमि की आकांक्षा, इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद है उसको आप इसके संदर्भ में परख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर है साझे राजनीतिक आदर्श। तो 4 बिंदु हो गए, आपने देखा, साझा विश्वास, इतिहास, भू क्षेत्र, साझे राजनीतिक आदर्श। अभी याद हो गया, रटने की जरूरत नहीं है। साझा विश्वास, इतिहास, भू क्षेत्र और साझे राजनीतिक आदर्श भविष्य के बारे में साझा नजरिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत ही वह मूल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूहों से अलग करती है ना। तो क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए राष्ट्र और बाकी समुदाय में अलग होने का भाव, तो साझा नजरिया भविष्य के बारे में और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक प्रयास या चाहत या पसंद। राष्ट्र के सदस्यों की इस बारे में एक साझा दृष्टि होती है कि वे किस तरह का राज्य बनाना चाहेंगे। बाकी बातों के अलावा वे लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, इनको स्वीकार करते हैं, सहनशीलता को, स्वतंत्रता को, तर्कसंगतता को, आधुनिकीकरण को स्वीकार करते हैं। मैं इनकी व्याख्या कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब है सहिष्णुता, सहनशीलता, सहमति का सिद्धांत। धर्मनिरपेक्षता तर्कशीलता के साथ आती है, धर्मनिरपेक्षता में सहिष्णुता का भाव रहता है। उदारवाद जो है तर्क के साथ आती है, विवेक के साथ, स्वतंत्रता ऐसे मूल्य के साथ आती है। असल में यही वे शर्तें हैं जिसके आधार पर वे साथ साथ और रहना चाहते हैं। तो ये लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये वाला पार्ट जो है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, राष्ट्रवाद पर कभी भी क्वेश्चन आए तो वहाँ ये चीज़ पूछी जा सकती है। यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को बताते हैं। फिर आगे बढ़े हम। साझे राजनीतिक आदर्श वही चल रहा है। लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के लिए साझी प्रतिबद्धता ही किसी राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होता है। तो लोकतंत्र के साझे मूल्य क्या होते हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, ये सब लोकतंत्र के मूल्य हैं, जिनको हम अवधारणा के रूप में पढ़ते हैं ना, पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ के आए हैं अभी अपन। स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, ये सब डेमोक्रेसी की वैल्यू है। मूल्य का मतलब होता है कुछ मापदंड, कुछ मान्यताएं, ठीक है, कुछ जो हम आदर्श स्थिति स्वीकार करना चाहते हैं, उन सबको का जो समूह है उसे हम मूल्य कहते हैं। और उन्हीं मूल्यों का जो अध्ययन होता है राजनीतिक सिद्धांत में, वो नॉर्मेटिव अप्रोच कहलाता है, मानपरक अध्ययन कहलाता है ना। मैं एक क्लास जो है वो राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों के विषय में लेने का प्रयास करूंगा। आगमनात्मक, निगमनात्मक, अनुभवमूलक पद्धति, व्यवहारवादी जो संदर्भ है उसका दृष्टिकोण, मानपरक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक पद्धति,
ठीक है, चिंतन मूलक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, ये 8-10 पद्धतियां जिनमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है और 2-2, 3-3 मिनट में जल्दी से समझ में आ जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। उनका मूल नजरिया और उनके समर्थक कौन है इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब जो भी मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें अपन आने वाले दिनों में कर लेंगे। कई बार मैंने देखा है जो कॉमेंट्स वगैरह आप करते हैं तो आप लिख देते हैं सब ये चीज़ भी करा दीजिए। देखिए चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही होंगी। और एक चीज़ मैं आपसे और आग्रह करूँगा, किसी भी चीज़ को कम महत्वपूर्ण मत मानिए। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ महत्वपूर्ण है जो सिलेबस में दी है। हाँ, कुछ अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन कम महत्वपूर्ण तो कोई भी नहीं है। पेपर में अगर कोई भी एक क्वेश्चन आ गया किसी भी टॉपिक में से मान लीजिए और वो अगर नहीं आ रहा है तो वो सिलेक्शन या गलत कर दिया है तो वो सिलेक्शन से बाहर करने का रास्ता भी कर सकता है। या अगर वो आ गया और एक वो क्वेश्चन जो ऐसा हुआ जिसने सिलेक्शन की आपको संभावना को प्रबल कर दिया, आपका सिलेक्शन करवा दिया। तो इसलिए जो है ये मत सोचिए कि साहब ये चीज़ तो बिल्कुल सरल है, ये तो हम कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। अभी परसों मैंने एक क्लास ली थी, आपको ध्यान होगा क्योंकि 2 दिन हो गए थे मैं एनसीईआरटी की क्लास, कुछ कारणों से मैं इसकी स्लाइड्स वगैरह मैं चेक नहीं कर पाया था। हमारी टीम ने बना दी थी लेकिन मैं चेक नहीं कर पाया था, तो 2 दिन मैं नहीं ले पाया इसका। लेकिन एक दिन बीच में मैंने जरूर क्लास ले ली थी। तो उस दिन मैंने बताया कि कितने क्वेश्चन किस एरिया से आए हैं। तो करीब 40-42 क्वेश्चन जो हैं वो पॉलिटी वाले पार्ट से हैं। अब कई लोगों को पॉलिटी बहुत सरल लगता है लेकिन पॉलिटी में आजकल तो आर्टिकल के खंड, उपखंड, एग्जैक्ट लैंग्वेज, कुछ उसका तकनीकी पक्ष, कुछ नवीनतम सूचना वो पूछने लग गए हैं और कई बार वो चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। तो ये नहीं सोच के चलें कि ये चीज़ अमुक सरल है, कठिन है। नहीं, आपको पढ़ना है, अभी पढ़ने से मतलब रखिए। और जो भी, जैसे मैंने वादा कर दिया कि 11th की 12th की चारों जो किताबें एनसीईआरटी की वो मेरे द्वारा यूट्यूब पर कराई जाएंगी, तो इसका मतलब है कराई जाएंगी, ठीक है। एक किताब कंप्लीट होने जा रही है। 10 दिन पहले जब हमने शुरू किया था तब मुझे भी नहीं पता था कि हमारी कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी। बस हमने कोशिश करी कि हम लगातार कर सकें। ईश्वर की कृपा है कि हम इसको निरंतर कर पा रहे हैं। ये किताब जैसी कंप्लीट होती है इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब लेके आ जाएंगे। ये जैसी कंप्लीट है फिर 12th वाली किताब आ जाएगी। आपके पेपर से जो पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, स्कूल लेक्चरर का या असिस्टेंट प्रोफेसर का आएगा पेपर, या अन्य कोई इस प्रकार के पेपर है, इवन आरएएस का पेपर जो फरवरी में है, उससे पहले तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, आईआर वाला पार्ट जो है एनसीईआरटी का, ये कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदाय के सदस्य जो हैं वो कुछ दायित्वों से बंधे होते हैं। ये दायित्व सभी लोगों के नागरिकों के रूप में अधिकारों को पहचान लेने से पैदा होते हैं। अगर राष्ट्र के नागरिक अपने सह नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जान और मान लेते हैं तो इससे राष्ट्र मजबूत ही होता है ना, इससे राष्ट्र मजबूत ही होता है। आपसी जिम्मेदारियों के इस परिप्रेक्ष्य को मान लेना राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे कड़ी परीक्षा है। इन लाइनों को पढ़िएगा। फिर है साझी राजनीतिक पहचान, 5वां बिंदु आ गया। इतिहास, भूक्षेत्र, साझा विश्वास, साझे राजनीतिक आदर्श और साझी राजनीतिक पहचान, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि मैं देख रहा हूं क्या मुझे याद है क्या। तो जब मैं भी प्रयास कर रहा हूं इस बात का तो आप भी कीजिए ना कृपा करके। मैंने 5 बिंदु वापस से गिने, मैं देखना चाह रहा हूं कि मैंने जो अभी लिखा क्या मुझे ध्यान है या नहीं है। तो मैं तो मेरा परीक्षण कर रहा हूं कि मुझे याद है क्या। तो हमको तो करना ही है ना परीक्षण, पेपर देना है आप लोगों को, ध्यान रखिए। तो ये बेहतर होगा कि राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में की जाए, ना कि सांस्कृतिक पदों में। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में किसी खास धर्म, नस्ल या भाषा से संबद्धता की जगह मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की जरूरत होती है। इस मूल्य समूह को देश के संविधान में भी दर्ज किया जाता है, ठीक है, देश के संविधान में भी दर्ज किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, किसी अन्य जगह संरक्षण के रूप में। आत्मनिर्णय के, अच्छा अब आया महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। आत्मनिर्णय जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जो विल्सन के द्वारा जो 14 सूत्र पेश किए गए थे, अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन, और लोक प्रशासन के जनक के रूप में वुडरो विल्सन का नाम आता है। तो 1887 में जब लोक प्रशासन का पहला चरण हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ से 1887 से 1926 तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला चरण चलता है। तो विल्सन ने 14 सूत्र पेश किए। आदर्शवाद का एक सूत्र था, उसमें राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक सूत्र था। फिर इस आत्मनिर्णय का सिद्धांत का जो है राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत इसका उपयोग हुआ। इसका मीनिंग ये होता है कि राष्ट्र के जो लोग हैं या जो मानवीय समुदाय है उसको अपने भविष्य के बारे में जो है पूछने का, जानने का और अपने भविष्य का निर्धारण करने का स्व हक उसको मिलना चाहिए। तो आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर से आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते आए हों और जिनमें साझी पहचान का बोध हो।
कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की उस इच्छा से भी जुड़े होते हैं। इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की संरक्षा से भी होता है। जब वार्सा की संधि के बाद हिटलर का जब उत्थान होता है जर्मनी में, तो वो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का सहारा लेकर ही आक्रामक कार्रवाइयों को न्यायसंगत ठहराने का प्रयास करता है। तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जहां एक तरफ ये डेमोक्रेसी को प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप का भी आधार बनता है। तो आप ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन अगर वो पूछ लें। फिर जब एशिया और अफ्रीका औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की थी। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय समूहों को सम्मान एवं मान्यता प्रदान करेगी और साथ ही वहां के लोगों के सामूहिक हितों की रक्षा भी करेगी। अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकेगा। ठीक है, कि राष्ट्रीय आंदोलन का, मुक्ति आंदोलन का अधिकांश का क्या लक्ष्य था? न्याय था, स्वतंत्रता था, समृद्धि था, उपरोक्त सभी था। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन वो दे देंगे। एनसीईआरटी किताब में से एग्जैक्ट मैंने बताया कि एग्जैक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अपन जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी आप देखेंगे उस समय, तो ऐसा क्वेश्चन वहां दिया जा सकता है। फिर वस्तुतः दुनिया की सारी राजसत्ताएं इस द्विधा में फंसी हैं कि आत्मनिर्णय के आंदोलनों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि एक देश में कुछ समूह विशेष जो है आत्मनिर्णय के आधार पर उस राज्य से अलग अपना पृथक स्वतंत्र संप्रभु राज्य की मांग कर सकते हैं। तो वो एक दुविधा है राज्यों के लिए, और इसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत से लोग ये महसूस करने लगे कि समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं है ना, इसका समाधान जो है वो नए राज्यों के गठन में नहीं है, बल्कि वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में। तो कथन कारण में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का जो समाधान है, आज राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत विवादास्पद स्थिति में है, और इसका समाधान जो है नए राज्यों का गठन नहीं, बल्कि वर्तमान जो राज्य है उसको अधिक समावेशी बना दीजिए। क्योंकि आत्मनिर्णय की मांग कौन कर रहे हैं? कुछ समुदाय जो उस राष्ट्र के ढांचे में, उस राष्ट्र के सांचे में स्वयं को फिट नहीं मान रहे हैं, अपनी अलग धर्म, अलग पहचान के कारण, तो वो अलग राज्य की मांग करते हैं। तो ये किया जाए कि उनके जो अधिकार हैं उसको मान्यता दे दी जाए, उनको संरक्षण दे दी जाए। ठीक है, उनको अधिक समावेशी बना दिया जाए। यहाँ बहुसंस्कृतिवाद का जो थॉट है, जो हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी में पढ़ते हैं, वो बहुसंस्कृतिवाद का थॉट जो है इस राष्ट्रीयता के प्रश्न को यहाँ से अंतर संबंधित कर देता है, अपने साथ जोड़ देता है। ठीक है, और समाधान ये सुनिश्चित करने में है कि अलग अलग सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सह अस्तित्वपूर्ण रह सकें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। यह न केवल आत्मनिर्णय के दावों, नए दावों के उभार से पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, वरन मजबूत और एकताबद्ध राज्य बनाने के लिए भी जरूरी होगा। जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों, है ना, यहां से बड़ी महत्वपूर्ण बात यह बहुसंस्कृतिवाद की ओर जाएगी ये बात, जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की कद्र नहीं करता, उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए बहुसंस्कृतिवाद का थॉट या सामाजिक संस्कृति का जो थॉट है बड़ा महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की अब पुनर्व्याख्या, यह पुनर्व्याख्या की जाती है। इसका मतलब है राज्य के भीतर किसी राष्ट्रीयता के लिए कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का मतलब अब केवल उस मांग से नहीं है जिससे नए राज्य का निर्माण करना पड़े, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि किसी राष्ट्र के भीतर रहने वाले जो मानवीय समुदाय हैं उनके लिए मोर डेमोक्रेटिक, मोर इंक्लूसिव, ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकार, ज्यादा जो है समावेशी दृष्टिकोण उनके लिए प्रस्तुत करना, उनकी जो पहचान है उसको संरक्षित करना, उसको संविधान में स्थान देना, उसको प्रतिनिधित्व में स्थान देना, उसको राज्य के कानूनों में स्थान देना। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग राष्ट्रवाद और बहुलवाद। बहुलवाद को हम विविधता के रूप में जानते हैं। जब हम प्रभुसत्ता पढ़ते हैं तो उस समय प्रभुसत्ता के दृष्टिकोण के साथ एकलवाद और बहुलवाद दो विचार हमें पढ़ने को मिलते हैं। बहुलवाद प्लूरलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, विविध हित, विविध समूहों की वो बात करता है, उनकी मांग करता है, उनको पहचान देने का संदर्भ देता है। तो अनेक लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों को शुरू किया। हम भारतीय संविधान में भी देखते हैं कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यक जो संरक्षण है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी जो वर्ग हैं अल्पसंख्यक, उनकी पहचान को सुरक्षित रखने के जो अधिकार हैं उससे रिलेटेड आ जाता है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और अभी तो जैसे हम जिस समय बात कर रहे हैं, मैं जिस समय 2024 के पॉलिटी का करंट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उस समय हम देखेंगे कि अभी 2 दिन पूर्व ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण डिसीजन आया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, कि जो अल्पसंख्यक दावा है उसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन आया है। तो इस पर अपन 2024 का जब करंट इवेंट में बात करूंगा तब ये जो केस के मुख्य बिंदु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है, एक
बहुत सारे जो हमारे साथी लोग हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या कुछ करंट इवेंट वगैरह लेके आते हैं, वो डेली उसमें करंट आता है, तो अभी तक हो सकता है बहुत सारे वीडियोस में चीज़ आ गई हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मेरा जो दृष्टिकोण है, मैं चूंकि पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉलिटिकल साइंस वो बात कर रहा हूँ, इसलिए 2024 का जब करंट की बात करूंगा, मैं उस समय उसके जो समराइज जो व्यू है उसको करंट के ऑब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से और डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिहाज से मैं वहाँ उसकी चर्चा कर लूंगा। क्योंकि अभी एनसीईआरटी की क्लास ले रखी है, मैं यदि अभी एनसीईआरटी क्लास नहीं ले रहा होता इस समय, तो हो सकता है कि मैं भी वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उस डिसीजन पे 15-20 मिनट की क्लास हो सकता है मैंने अलग से प्रस्तुत कर दी होती। अभी नहीं करी है, कोई बात नहीं, 2024 का जब करंट इवेंट हम लोग पढ़ेंगे उस समय मैं उसकी चर्चा जरूर करूंगा। फिर हम देखते हैं भारतीय संविधान में, यहाँ हमने लिखा धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की संरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान है। तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 का संदर्भ है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 का इसमें विशेष संदर्भ है भैया। विभिन्न देशों में समूहों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें शामिल है अल्पसंख्यक समूहों और उनके सदस्यों की भाषा, संस्कृति और धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षा के अधिकार। कुछ मामलों में इन समूहों को विधायी संस्थाओं में, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, संसद है, विधानमंडल है, और अन्य राजकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी दिया जाता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ, राष्ट्रवाद वाला चैप्टर। अब इसमें धर्मनिरपेक्षता वाला चैप्टर है सेकुलरिज्म का, उस पर हम लोग कल बात करेंगे और क्लास नंबर 11 होगी, चैप्टर 8 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये शानदार तरीके से जो क्लासेस चल रही हैं, जिस प्रकार से आप लगातार इन क्लासेस को सराहना दे रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद है, आभार है। आप सभी जुड़ रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि आप जान चुके हैं कि इन क्लासेस से शानदार वाला फ़ायदा होगा आपको, है ना, और एक अप्रोच डेवलप होगी, कॉन्सेप्ट डेवलप होगी, और थोड़ा सा एक अच्छा पढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी हमको, और कंटिन्यूटी हमारी बन पाएगी। ठीक है, बाकी तो आप लोग सारे ही सभी जो आप हैं वो इंटेलिजेंट हैं और पढ़ते हैं खूब सारा, मुझे पता है। इन दिनों वैसे भी कंपटीशन बहुत व्यापक है, तो आप लोग बहुत सारा मटेरियल पढ़ते हैं, मुझे पता है। परंतु ये जो 30-35 मिनट की क्लास है, इसका एक अपना मोल होगा, इसका अपना एक महत्व होगा आगामी एग्जाम में, वो उस समय आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसमें। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप सभी से कल। स्वास्थ्य का खूब सारा ध्यान रखिएगा, सकारात्मक बने रहिए और जीवन के प्रति बिल्कुल आशावादी बनकर रहिए, है ना, बिल्कुल आशावादी बनकर रहिए, है ना। और क्योंकि समय कैसा भी हो, वो समय बीतता जरूर है ना, समय गुजरता जरूर है। तो कभी हो सकता है निराशा का समय हो, कभी थोड़ा अवसाद का समय होता है, तो खुशियों का समय बीत चुका है तो दुख का समय भी बीत जाता है ना, ये ध्यान रखिए। खुशियों का अगर समय बीत गया तो दुख का समय बीत जाता है, दुख का बीता तो खुशियों का बीत जाता है। तो समय तो चलता रहता है अपनी गति से। और वैसे मैं बहुत कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं साहब, है ना, मैं विद्यार्थी हूँ पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन थोड़ा सा आपसे संवाद कर लेता हूँ, कह देता हूँ, आप लोग सुनते हैं और उसको मानने का प्रयास करते हैं। बाकी आप भी खुद बहुत समझदार लोग हैं, तो बस आशावादी बने रहिए और अपना मेहनत कीजिए, है ना। ईश्वर ने सब बेहतर और बेहतरीन हम सबके लिए निर्धारित कर रखा है। ठीक है, तो मिलता हूँ आप सभी से कल। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।